हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो मैं डीटी सीएमए फाइनल स्टार्ट कर रहा हूँ, डे वन। ठीक है, देखिए डे वन में जो है मैंने एक क्लास जो है वो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है हमारे केसीसी वाले उस पे चैनल पे, जहाँ पर मैंने टैक्स रेट्स आपको अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, टैक्स रेट्स। अच्छा, स्टार्टिंग जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हम टैक्स रेट्स पढ़ेंगे और जो हम डीटी पढ़ेंगे वो कौन सी ईयर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है एक बार वो आप लोग सुन लें। जो हम डीटी पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन, वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर पे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 लेते हैं, 23-24, तो असेसमेंट ईयर आपका क्या हो जाएगा? 24-25। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 है, ये डिपेंड है जो आपका बजट पिछले साल आया था 2023 में। तो जो पिछले साल 2023 में बजट आया था वो कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आया था? 24-25 के लिए। अभी 1 फरवरी को फिर बजट आया, वो बजट कौन सी ईयर के लिए आया? वो बजट आया 2024 में। ठीक है, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए था बच्चों? वो था फाइनेंशियल ईयर 24-25। जो असेसमेंट ईयर आपका है 25-26। तो अभी जो लेटेस्ट बजट आया है वो आया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यह समझा देता हूं कि जो बजट 2023 है और जो बजट 2024 है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। क्योंकि इस बार जो बजट 2024 आया था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने सिंपली एक लाइन में पूरा बजट पढ़ दिया था टैक्स में। उन्होंने कहा देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन। टैक्सेशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। दैट्स मीन जो बजट 2023 है यो यूं की यूं कैरी फॉरवर्ड हो गया 2024 में। तो अगर आपको इंटर लेवल का पुराना पड़ा हुआ है तो वो पूरा का पूरा काम में आ जाएगा। वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? काम में आ जाएगा। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। वही टैक्स रेट्स हैं, वही सरचार्ज है, सब कुछ एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो अगर आपको इंटर लेवल का याद है, या ऐसे बच्चे जो फाइनल एक बार दे चुके हैं, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के लिए देकर आए हैं। आप लोग अगर फाइनल का एक अटेम्प्ट दे चुके हैं या देने वाले हैं जब, तो ऑफकोर्स कौन से बजट के लिए हम देंगे उस पर भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप इंटर लेवल पर देकर आए हैं या फाइनल का आपने एक बार एग्जाम दे दिया है, तो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए देकर आए। तो अब बात आती है कि ये और ये कब काम में आएगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाह रहे हैं, दिसंबर 2024 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप बजट 2023 के हिसाब से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और अगर आपका टारगेट नेक्स्ट है, आपका टारगेट है जून 2025 या दिसंबर 2025, तो फिर आप बजट 2024 के हिसाब से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग को कुछ नया नहीं पढ़ना। आप लोगों ने जो पुराना पढ़कर आए हो इंटर लेवल का, वो यूं की यूं क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप लोगों को टैक्स रेट्स अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की, हमको पता है कि एसएससी 7 पर्सन्स को इंक्लूड करता है। एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एक एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो 7 लोग होते हैं पर्सन की डेफिनेशन में। ये जो 7 लोगों पे टैक्स रेट है, जिसमें आप इंडिविजुअल की अगर कर आए हैं तो 2 तरीके से, 2 स्कीम से कर आए होंगे, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। न्यू स्कीम जो था वो सेक्शन 115 BAC में था। सेक्शन 115 BAC में न्यू स्कीम है। तो ओल्ड स्कीम जो पढ़कर आए हैं वो एज के हिसाब से पढ़कर आए होंगे कि अगर एज 60 ईयर बिलो है, अगर एज 60 ईयर या इससे ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, और एक थर्ड पढ़कर आए होंगे अगर एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है। तो 60 ईयर बिलो में अप टू 2.5 लाख आपका टैक्स नहीं था, 60 to 80 के बीच में 3 लाख तक नहीं था, और 80 अबव में 5 लाख तक नहीं था। वो एज इट इज उतर के आई है, कोई चेंज नहीं है। न्यू स्कीम जो आप कर आए हैं वो अप टू 3 लाख निल है, 3 to 6,
5%, 6 to 9, 10%, 9 to 12, 15%, 12 to 15, 20% एंड 15 अबव 30%। ये आपको मेरी पहली क्लास आपके केसीसी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहां पर मैंने टैक्स रेट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखवाया हुआ है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो टैक्स रेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। अभी जो आप लोगों को थोड़ा सा नया, क्योंकि बार बार हम टैक्स रेट्स ही पढ़ते रहते हैं, तो मेरा ये टारगेट है कि क्यों ना आज हम कुछ ऐसा नया करें। तो मैं आप लोगों को आज रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ाऊंगा। इंटर लेवल में आप पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन फाइनल लेवल पे ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनल लेवल पे ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैं थोड़ा सा सिलेबस पर भी आऊंगा। आप लोग जो इंटर लेवल पर पढ़ के आए हैं वो 5 हेड्स ऑफ इनकम मोटा रूप से पढ़कर आए हैं, लेकिन यहाँ 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, जो इंटर में इंपॉर्टेंट थी, वो यहाँ नहीं है। यहाँ आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है बिजनेस से, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। वही डिडक्शंस हैं, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सब कुछ एज इट इज है। लेकिन फाइनल में क्या नया पढ़ना है डायरेक्ट टैक्सेशन में? फाइनल में नया पढ़ना है आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन। फाइनल में क्या नया पढ़ना है? इंटरनेशनल टैक्सेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं डिस्कस करता हूं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। एक बार आप प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, तो आपको ध्यान में रहेगा कि आपका असेसमेंट ईयर आपका क्या है। तो बच्चों, मैं असेसमेंट ईयर 24-25 बोलूं या असेसमेंट ईयर 25-26 बोलूं, देयर इज नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एज इट इज है सब कुछ। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रेजिडेंशियल स्टेटस। वही सरचार्ज 10%, 15%, 25, 37 ओल्ड में था, न्यू स्कीम में 25 मैक्सिमम था। तो ये आप लोगों को मिल जाएगी फर्स्ट क्लास में। मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये हो गया कि आप डिसाइड करते हैं कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, वो रेजिडेंट के ऊपर अलग लिखा हुआ है और नॉन रेजिडेंट के ऊपर अलग लिखा हुआ है। चूंकि मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि टैक्स मेथड ही चेंज हो गया, टैक्स की कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगी आपके स्टेटस को देखते हुए। क्लियर है? तो बच्चों, हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे, वो रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिविजुअल के लिए है। इंपॉर्टेंट किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। हालांकि एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इनके लिए भी हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और कंपनी, इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। और जो बाकी के 3 पर्सन्स रह गए, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, वो आपको नहीं देखना, इंपॉर्टेंट ये 4 ही है। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंडिविजुअल है। वो क्या है? इंडिविजुअल। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम इंडिविजुअल के लिए एक बार के लिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। जो इंडिविजुअल है, आप रेजिडेंट हैं, आप इंडियन रेजिडेंट हैं या आप इंडियन रेजिडेंट नहीं हैं। पहले हम ये देखेंगे कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। तो बच्चों, ये बात हम सेक्शन 6(1) से उठाएंगे। ये बात हम कहां से उठाएंगे? सेक्शन 6(1) से उठाएंगे। फिर उसके बाद आप रेजिडेंट हैं, तो आप रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट में आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं, ये दोनों बातें हम सेक्शन 6(6) से उठाएंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आप भारत के हैं या नहीं हैं, आप इंडियन रेजिडेंट हैं या नहीं हैं। आप इंडियन रेजिडेंट हैं, ये मुझे सेक्शन 6(1) बताएगा, या तो मैं रेजिडेंट होऊंगा या मैं नॉन रेजिडेंट होऊंगा। लेकिन अगर मैं रेजिडेंट हो गया, सेक्शन 6(1) ने मुझे रेजिडेंट कर दिया, तो फिर मैं सेक्शन 6(6) को भी चेक करूंगा कि अगर मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो मैं कौन सा रेजिडेंट हूं, मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं या मैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं। ये मुझे सेक्शन 6(6) बताएगा, ये मुझे सेक्शन 6(6) बताएगा। तो एक बात तो तय हो गई कि इंडिविजुअल के केस में, रेजिडेंशियल स्टेटस के इंडिविजुअल के केस में
या तो आप होंगे रेजिडेंट या आप होंगे नॉन रेजिडेंट। और अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर आप होंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसे ROR बोलते हैं शॉर्ट में, या आप होंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे शॉर्ट में RNOR बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में RNOR बोलते हैं। तो या तो आप रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो अभी अभी मैंने बताया आप रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, ये कौन सा सेक्शन बताएगा बच्चों? सेक्शन 6(1). और ROR है या RNOR है ये बताएगा सेक्शन 6(6). ये बताएगा सेक्शन 6(6). तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सेक्शन 6(1) क्या कहता है, मैं कब रेजिडेंट बनता हूं और कब मैं नॉन रेजिडेंट बनता हूं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है यहां तक? ओके जी। तो अब सेक्शन 6(1) आपका क्या कहता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। तो बच्चों आप रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट नहीं हैं, ये इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। इन्होंने डिस्कस किया कि आप इंडियन सिटीजन हैं और आउटसाइड इंडिया हैं, बीइंग आउटसाइड इंडिया एज अ क्रू मेंबर, एज अ क्रू मेंबर। अब ये क्रू मेंबर कौन होते हैं? क्रू मेंबर्स हो गए जैसे फ्लाइट्स जो हो आपकी फ्लाइट्स है, या नेवी के जो एम्प्लॉइज हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम इंडिया में होते हैं, कुछ टाइम इंडिया के बाहर होते हैं, क्योंकि इंडियन टेरिटरी के अंदर है या इंडियन टेरिटरी के बाहर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर होस्टेजेस हैं, ठीक है, वो क्रू मेंबर्स ही हैं। अब हेयर होस्टेजेस क्या रखी है, जैसे आपकी फ्लाइट जो है वो इंडिया टू लंदन चलती रहती है, उसमें एयर होस्टेजेस हैं, तो कभी इंडिया में कभी लंदन में, कभी इंडिया में कभी लंदन में। तो एज ए क्रू मेंबर आप आउटसाइड इंडिया हैं, तो आप इंडिया के रेजिडेंट कब बनेंगे वो हमको देखना होगा। तो ये तो हो गया नंबर ए पॉइंट, ये तो क्या हो गया नंबर ए पॉइंट कि एज ए क्रू मेंबर हमें चेक करना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि मिस्टर एक्स क्रू मेंबर ऑफ नेवी, तो आप वो अंडरलाइन कर लेना, तब तो हम ए सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि तू रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। फिर आता है बी पॉइंट, आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, तो फिर हम चेक करेंगे कि आपका स्टेटस क्या है सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग। यहां इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन वो बाहर ही रहते हैं, बट बीइंग कम टू विजिट इन इंडिया, कम टू विजिट इन इंडिया, इंडिया में क्या करने आते हैं, विजिट करने आते हैं, बाहर ही रहते हैं, लेकिन इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है। अभी मैं मतलब बताऊंगा आपको इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन का, ठीक है। एंड द लास्ट अदर्स, एंड द लास्ट अदर्स। अब आप कहेंगे सर वो तो 4 पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताता हूं, इसके ही 2 पार्ट हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऐसे इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन को जो बाहर ही रहते हैं लेकिन इंडिया में विजिट करने आते हैं। तो ये डिसाइड होता है इनकम के बेसिस पे। इफ टोटल इनकम जिसमें अदर देन फॉरेन इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम, इफ टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम लेस देन 15 लाख और लेस, और इफ टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम
मोर देन 15 लाख, तो हम स्टेटस अलग तरीके से चेक करेंगे। और फिर सी पॉइंट हो गया आपका अदर्स, फिर सी पॉइंट हो गया आपका अदर्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है फिर हम चेक करेंगे कि तू ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि आप रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। ये कौन सा सेक्शन हमें बता रहा है, सेक्शन 6(1) हमें बता रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि ठीक है तू रेजिडेंट बन गया, सेक्शन 6(1) ने तुझे रेजिडेंट बना दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि तू ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। वो सेक्शन 6(6) के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 6(6) के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहां तक? तो अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन 6(1) आपको रेजिडेंट कब बनाएगा, ये हम चेक करेंगे कि हम ए पॉइंट में फॉल कर रहे हैं, बी पॉइंट में फॉल कर रहे हैं या सी पॉइंट में फॉल कर रहे हैं। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है इंडियन सिटीजन जो बाहर एज ए क्रू मेंबर रहता है। बी पॉइंट है इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन जो बाहर ही रहता है लेकिन इंडिया में विजिट करने आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विजिट। सर्कल बना लेना, ये आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में कि विजिट वर्ड है ना। और सी पॉइंट है आपका अदर्स की, ना मैं यहां आ रहा हूं ना यहां आ रहा हूं, तो फिर कहां चला जाऊंगा, अदर्स में चला जाऊंगा। अब बात आती है कि इन लोगों को रेजिडेंट कब बनेगा। ये रेजिडेंट कब बनेंगे, क्रू मेंबर्स वाले लोग वो बनेंगे इफ स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर। अगर क्रू मेंबर 182 days या इससे ज्यादा इंडिया में हैं तो फिर वो रेजिडेंट बन जाएंगे। तो एयर हॉस्टेजेस का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो क्रू मेंबर्स होते हैं, या नेवी के जो भी एम्प्लॉइज हैं वो भी क्रू मेंबर्स की श्रेणी में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंडिया में फ्लाइट है, लंदन जाके चली गई, अब इंडिया में ही, क्योंकि वो क्रू मेंबर्स हैं, अब इंडिया में अगर उनका 182 days या इससे ज्यादा का स्टे आ रहा है तो फिर वो इंडियन रेजिडेंट है। तो फिर वो क्या है, इंडियन रेजिडेंट। अच्छा, हम ये निकाल क्यों रहे हैं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो रेजिडेंट के लिए अलग लिखा हुआ है और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग लिखा हुआ है। नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। आप इंडिया के बाहर भी कमाओगे ना, उस पर भी इंडिया में टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब इधर आते हैं, समझते हैं ये इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन क्या होता है। पहले हम वो भी समझ लेते हैं। इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन होता है कि या तो आप या आपके पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों। इंडिया में क्या हुए हों, पैदा हुए हों, तो फिर आप इंडियन सिटीजन है। ये जो बी पॉइंट है बेसिकली पता है आपको एग्जाम में कैसा दिखेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन स्टे इन दुबई, कभी नहीं आया, रहता ही दुबई है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में विजिट करने के लिए आया। इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में क्या करने आया, विजिट करने के लिए आया। तो फिर हम बी पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो याद रखना, इंडियन सिटीजन है, बीइंग कम टू विजिट इन इंडिया है, इंडिया में रह नहीं रहा है, रहता कहां है, बाहर ही रहता है, रहता बाहर ही है, ये इन इंडिया में क्या करने हैं, विजिट करने आए हैं। तो अब हम ऐसे इंडियन सिटीजन, ऐसे इंडियन ओरिजिन की टोटल इनकम देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको बी पॉइंट के हिसाब से करवाएगा तो वो आपको टोटल इनकम भी देगा। उस टोटल इनकम में फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं होगी, उस टोटल इनकम में फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं होगी। अगर वो टोटल इनकम 15 लाख या इससे कम है या 15 लाख से ज्यादा है
तो अगर 15 लाख से कम है तो वो रेजिडेंट कब बनेगा वो लिख लेते हैं। अगर 15 लाख या उससे कम है तो इफ स्टे इन इंडिया 182 days और मोर, रेजिडेंट रहेगा, विल बी रेजिडेंट, रेजिडेंट हो जाएगा, ये भी रेजिडेंट हो जाएंगे, विल बी रेजिडेंट। तो 15 लाख या उससे कम है और अगर आप इनका स्टे जो है वो 182 दिन या इससे ज्यादा है, विजिट करने तो आए लेकिन 182 डेज या इससे ज्यादा के लिए विजिट करने आए, तो वो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। और अगर 15 लाख से ज्यादा उनकी इनकम है तो बच्चों यहां पर दो कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो है नंबर ए, इफ स्टे इन इंडिया, इसमें आप ऐसे लिखो बीइंग रेजिडेंट being resident if, number A, if stay in India for 182 days or more, ये तो है ही, ये लाइन तो है ही, लेकिन 15 लाख से ज्यादा वालों के लिए इन्होंने और लगा के एक कंडीशन और डाली हुई है रेजिडेंट बनाने के लिए। एक कंडीशन और डाली हुई है, वो कंडीशन क्या है, if stay in India for 365 days in last 4 previous year, in last 4 previous year, और फिर बच्चों एंड लगाया है, यानी कि इस कंडीशन के साथ नीचे वाली कंडीशन भी पूरी होगी, एंड एट लीस्ट 120 days stay in India in current year। जिस ईयर का आप स्टेटस निकाल रहे हैं उस ईयर में कम से कम 120 दिन है, कम से कम 120 दिन है। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन भी पूरी होगी तो भी वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। तो दो कंडीशंस हैं 15 लाख अबव में, अगर आप इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट करने के लिए आए, इंडिया में विजिट करने के लिए आए, ठीक है। अब इस 15 लाख या इससे ऊपर वालों को एक नोट भी डाला हुआ है, एक नोट डाला हुआ है, वो ये है कि अगर आप, और ये नोट इसी कंडीशन के लिए है, इसी कंडीशन के लिए है, नोट ये है कि इफ stay in India in current year, in current financial year, more than 120 days but less than 182 days, then such person will be resident but not ordinary resident, resident but not ordinary resident। RNOR, बहुत अच्छे से समझना इस नोट को। क्या कहना चाह रहा है, हम किसका स्टेटस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने आया और जिसकी टोटल इनकम किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है। तो दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन से वो रेजिडेंट बन जाएगा, या तो उसका स्टे इंडिया में 182 दिन से ज्यादा होगा तो रेजिडेंट है तू, या तेरा पीछे 4 साल में 365 दिन है, वो क्या रहा है, आ रहा है 10 दिन रुक रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हम चेक कर लेंगे कि पीछे 4 साल में तू 365 दिन रहा क्या इंडिया में। लेकिन साथ के साथ हम ये भी चेक करेंगे, एंड है और नहीं है,
साथ के साथ हम ये भी चेक करेंगे कि करंट ईयर में तो 120 दिन है, करंट ईयर में तो 120 दिन है। तो करंट ईयर में तो अगर 120 दिन है और पीछे 4 साल में तो 365 दिन है, तो इंडियन रेजिडेंट है। तो इंडियन क्या है? रेजिडेंट है। ये नोट क्या कहता है? ये नोट ये कहता है कि पीछे 4 साल में 365 दिन है और इंडिया में 120 दिन भी है, तो रेजिडेंट तो वो हो गया, रेजिडेंट तो वो हो गया, दोनों कंडीशन है। लेकिन वो रेजिडेंट होने के बाद में, मैंने आपको बताया था, रेजिडेंट होने के बाद में आप इन दोनों में से एक भी तो होंगे, या तो आप क्या होंगे? ऑर्डिनरी, या आप होंगे नॉट ऑर्डिनरी। तो इन्होंने एक नोट डाल दिया। नोट ये कहता है कि अगर 182 दिन से कम है लेकिन 120 दिन से ज्यादा है, तो आप एटलीस्ट 120 दिन तो इंडिया में हो, तो आप 120 से 182 दिन, 182 दिन से ज्यादा नहीं हो, 182 दिन से कम हो और 120 दिन से ज्यादा हो, तो आप रेजिडेंट तो हो, लेकिन आप कौन से रेजिडेंट होंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। कौन से रेजिडेंट होंगे? नॉट ऑर्डिनरी। ये नोट एग्जाम में आता है, ये नोट एग्जाम में आता है। ठीक है यहां तक। अब आते हैं अदर्स पे, कि इनके अलावा अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो इन्होंने अदर्स में क्या डाला हुआ है। अदर्स की कंडीशन लिखें, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, any of the following conditions satisfied, number A, then such person will be resident, ऐसे भी लिख लो इसमें, if any of the following conditions satisfied then such person will be resident, then person will be resident. इसमें नंबर A पॉइंट लिखो, if stay in India more than 182 days, अगर इंडिया में स्टे 182 दिन या इससे ज्यादा है, और भी है, और नंबर बी पॉइंट, नंबर बी पॉइंट है वही 365 दिन वाला, इफ स्टे इन इंडिया फॉर 365 days or more in last 4 previous year, in last 4 previous year, फिर एंड, या एंड और दोनों लगाओ एक बार, at least 60 days in current financial year, at least 60 days in current financial year, at least 60 days in current financial year। तो दो कंडीशंस यहां पर भी है, 182 दिन वाली तो है ही, तो एक बात तो कॉमन है, 182 डेज वाली तो कंडीशन सब जगह है। अगर 182 दिन या इससे ज़्यादा का स्टेटस आ रहा है किसी का भी स्टे इन इंडिया, उसको रेजिडेंट बना देना, उसको क्या बना देना? रेजिडेंट। ठीक है, बट एग्जाम में शाने होते हैं, 182 दिन होते नहीं हैं, उससे कम ही रखते हैं ये लोग। ठीक है, ये आपका सेक्शन 6(1) है जो आपको सिर्फ रेजिडेंट ही बनाएगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। अब आप रेजिडेंट बन गए, उसके बाद आप ऑर्डिनरी बनेंगे या नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे, ये सेक्शन 6(6) आपको बताएगा कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं। ठीक है, ये नोट कर लो एक बार।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखें सेक्शन 66। ये कहता है इफ following both the conditions satisfied, then person will be resident and ordinary resident. अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो फिर आप RO अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो। अब वो दोनों कंडीशन क्या है, उसमें नंबर ए है इफ पर्सन बीइंग रेजिडेंट फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर out of 10 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पीछे 10 साल में आप 2 साल क्या रहे हो, रेजिडेंट रहे हो, ठीक है। और बी पॉइंट है इफ स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 7 years। पीछे 7 फाइनेंशियल ईयर लिख लो, पीछे 7 साल में आपका इंडिया में स्टे 730 दिन या इससे ज्यादा है। तो अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप RO इफ 1 और बोथ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप कोई एक या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो देन पर्सन विल बी RNOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उतार लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो हमने स्टेटस निकाल लिया, ROR है, RNOR है या NR है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमें ज़रूरत क्या आ रही है कि अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, अगर मैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ तो टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से आएगी। अब हम वो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम ROR को इंडिया में टैक्स देना है, कौन कौन सी इनकम पर RNOR को देना है और कौन कौन सी इनकम पर NR को देना है। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। बेसिक ये है बच्चों,
जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है ना, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ग्लोबल इनकम पर टैक्सेबल। ग्लोबल इनकम का मतलब क्या है वो समझना। अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हुई लेकिन बाहर रिसीव हुई, टैक्स देना है। बाहर अक्रू हुई, इंडिया में रिसीव हुई, टैक्स देना है। यानी अक्रू रिसीव में से कोई एक हो जाए, कहां पे? इंडिया में। इवन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बाहर अक्रू हुई, बाहर ही रिसीव हुई, तो भी इंडिया में टैक्स लगेगी, तो भी इंडिया में उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बाहर अक्रू हुई, बाहर ही रिसीव हुई, तो बाहर की कंट्री भी तो टैक्स लेगी उससे। बिल्कुल लेगी। उसे बाहर की कंट्री में भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया में भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो सर ड्यूल टैक्सेशन नहीं, ड्यूल टैक्सेशन को इन्होंने रोका भी है। एक रिबेट पर हम डिस्कस करेंगे जब मैं DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कराऊंगा। वह सेक्शन 90 या 91 में आपको रिबेट मिलती है टैक्स की। सेक्शन 90 या 91 में आपको क्या मिलती है? रिबेट मिलती है टैक्स की। तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को सिंपल भाषा में क्या समझाना है? सिंपल भाषा में देखो, इसको अपन लिख ही लेते हैं, लिखते चलते हैं। नंबर ए, इफ अक्रू इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसको टैक्स देना है। इफ अक्रू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, इसको टैक्स देना है। इफ अक्रू और रिसीव्ड, और एंड ही कर देते हैं, अक्रू एंड रिसीव्ड बोथ आउटसाइड इंडिया, इसको टैक्स देना है। तीनों ही कंडीशन में ROR को टैक्स देना ही पड़ेगा। तेरे को तो बेटा हर इनकम पे लगेगी। अब ध्यान से समझना, RNOR का क्या कॉन्सेप्ट है? RNOR को अगर अक्रू इंडिया में हुई तो टैक्स देना है, रिसीव इंडिया में हुई तो भी टैक्स देना है। दोनों कंडीशन में इसको टैक्स देना है, और दोनों ही कंडीशन में इसको भी टैक्स देना है। दोनों ही कंडीशन में इन दोनों को ही टैक्स देना है। अगर अक्रू और रिसीव में से कोई एक चीज कहां हो गई? इंडिया में हो गई। मैटर ही नहीं है आपका स्टेटस क्या है। इन एवरी कंडीशन यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन ये उठता है कि सर अक्रू रिसीव दोनों ही बाहर हुई, तो फिर ना RNOR को टैक्स देना है ना NR को टैक्स देना है। RNOR और NR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस सेम ही होता है। स्टेटस क्या होता है? सेम ही होता है। इन्हें उन इनकम पर टैक्स नहीं देना जो अक्रू भी बाहर हुई हैं और रिसीव भी बाहर हुई हैं, जो अक्रू भी बाहर हुई हैं और रिसीव भी बाहर हुई है। क्लियर है यहां तक? लेकिन फिर सर इन्होंने ये RNOR और NR बनाया ही क्यों? सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ D पॉइंट की वजह से RNOR और NR बनाए। अब वो D पॉइंट क्या है? वो ये है, इफ इनकम अक्रू और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। यानी कि अक्रू रिसीव दोनों बाहर है। अक्रू रिसीव क्या है? दोनों बाहर है। अक्रू और रिसीव बोथ आउटसाइड इंडिया लिख लेना, बोथ आउटसाइड इंडिया। अक्रू रिसीव दोनों ही बाहर है, लेकिन वो इनकम जनरेट कहां से हुई है? बिजनेस से। वो इनकम जनरेट कहां से हुई है? बिजनेस से। और उस बिजनेस का कंट्रोल कहां पर है? इंडिया में। उस बिजनेस का कंट्रोल कहां पर है? इंडिया में। तो इसको तो टैक्स देना ही है। इस RNOR को भी टैक्स देना पड़ेगा, इस RNOR को भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन NR को टैक्स नहीं देना, लेकिन NR को टैक्स नहीं देना।
पास। सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसकी वजह से NOR और NR के बीच में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हर कंडीशन में अक्रू रिसीव में से कोई एक चीज हो गई, आपका स्टेटस क्या है मैटर ही नहीं करता। क्लियर है यहां तक? ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समराइज कर दिया है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे, कल एक बड़ा क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, आप लोगों को चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी कि ये जो टेबल है बस ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना है इसमें से, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है जिसमें वो या तो इनकम लिख देते हैं और बता देते हैं कि तीनों के केस में बताओ, या वो बोल देगा RNOR के केस में बताओ, NR के केस में बताओ, तो उस हिसाब से आपको बताना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कल इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। हमने सेक्शन 6.1 पढ़ा कि आप रेजिडेंट कब बनेंगे, नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे, और हमने सेक्शन 6.6 पढ़ा कि आप ऑर्डिनरी कब बनेंगे और नॉट ऑर्डिनरी कब बनेंगे, और हमने टैक्सेबिलिटी का मेथड हमने चेक किया कि तीनों को कब कब टैक्स इंडिया में देना है। बाकी का कल देखते हैं, ठीक है। चलो जी, थैंक यू।